जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने इकोनॉमिक अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे और उससे पहले हमने यूनियन बजट कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी अफेयर्स के साथ। तो ये अराउंड 14 टू 15 पेजेस कवर कर रहा है ये टॉपिक। तो हम इसको सेग्रीगेट करेंगे 3 वीडियोस में अप्रॉक्सीमेटली, जिससे कि बहुत लेंदी वीडियो ना क्रिएट हो जाए। और ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं इसको। बाकी बातें तो बीच बीच में होती ही रहेंगी। सो दिस इज अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी अफेयर्स। द फर्स्ट न्यूज हियर इज अबाउट द इंडियन स्पेस पॉलिसी। तो यूनियन कैबिनेट ने 6 अप्रैल 2023 को अप्रूवल दिया था द इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 को, अंडर विच द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि इसरो, एनएसआईएल एंड प्राइवेट सेक्टर एंटाइटीज हैव लेड डाउन। ठीक है, तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनके जो भी रोल्स हैं इस पॉलिसी में, उसको मेंशन किया गया। इंडिया का जो शेयर है इन द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी करंटली वो 2% से कम है। ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में इंडिया का शेयर अभी 2% से कम है एंड इट विल बी इंक्रीज टू 10% इन फ्यूचर। जो अभी टारगेट बनाया गया है वो ये बनाया गया है कि इसको अराउंड 10% बढ़ाया जाएगा इन द फ्यूचर। इसके हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन जो है, द पॉलिसी सीक्स टू इंस्टीट्यूशनलाइज द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द स्पेस सेक्टर। आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों में हम प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन को बढ़ा रहे हैं। ऐसी चीज़ें जहाँ पर गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को इन्फ्लुएंस नहीं दिया था, जो अछूते थे, अब उन सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ हो रही है कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा रहा है विद इसरो फोकसिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसरो इस पे जो है फोकस करेगा इस चीज़ पर, रिसर्च वगैरह पे, डेवलपमेंट पे। और जो प्राइवेट सेक्टर है वो एंड टू एंड स्पेस एक्टिविटीज़ में काम कर सकता है, जैसे कि सैटेलाइट्स बनाना, जिसकी रिसर्च कौन कर रहा है? इसरो कर रहा है। जिसके डेवलपमेंट पे कैसे बनानी है वो काम इसरो कर रहा है। बट सैटेलाइट बनाने का काम, रॉकेट्स बनाने का काम, लॉन्च व्हीकल्स बनाना, डेटा को कलेक्ट करना एंड उसको डिससेमिनेट करना, ये प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में दे दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पॉलिसी एनकरेज करता है प्राइवेट सेक्टर को कि आप इन्वेस्ट करो, जिससे कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए क्रिएट हो पाए। फाइन। दूसरी बात करते हैं हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। तो इसरो को बोला गया है दैट इट विल फोकस ऑन डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। आप ज़्यादा से ज़्यादा नई टेक्नोलॉजीज बनाओ, नए सिस्टम्स बनाओ, रिसर्च डेवलपमेंट पे ध्यान दो। और कोई भी ऑपरेशनल और प्रोडक्शन वर्क स्पेस सेक्टर के लिए इसरो नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। इट विल नॉट डू एनी ऑपरेशनल एंड प्रोडक्शन वर्क फॉर द स्पेस सेंटर, क्योंकि अगर आप इधर चले जाते हो तो आप अपनी स्ट्रेटेजिक डिमांड से हट जाते हो। ठीक है, दूसरा जो है वो है पीएसयू न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये क्या करेगा? ये स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज को कैरी आउट करेगा जो कि स्पेस सेक्टर से रिलेटेड है और डिमांड ड्रिवन मोड पे चलेगा। जो एनएसआईएल है वो इसरो की एक कमर्शियल आर्म है। ठीक है, तो जो कमर्शियल सेक्टर का जो काम है वो एनएसआईएल देखता है। थर्ड है इन स्पेस, announced in 2020, formally inaugurated in 2022. It will be the interface between Indian Space Research Organization and non-governmental entities. ठीक है, तो जो इन स्पेस होगा इसका अनाउंस किया गया था 2020 में, फॉर्मली इसको इनॉग्रेट किया गया था 2022 में। और ये एक इंटरफेस की तरह काम करेगा इसरो के बीच में और साथ ही साथ जो नॉन गवर्नमेंटल एंटाइटीज हैं उनके बीच में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इसरो and PSU New Space and India Limited and InSpace. Next is the next news here is about Biotech Kisan Scheme. So Union Minister of State, Independent Charge Science and Technology Minister Dr. जितेंद्र सिंह, उन्होंने 6 अप्रैल 2023 को इन्फॉर्म किया कि राज्यसभा जो है that so far 1,60,000 farmers have received the benefits during the last 1 year. तो 1,60,000 फार्मर्स को पिछले एक साल में बेनिफिट्स रिसीव हुए हैं। किस चीज़ के? बायोटेक किसान स्कीम के। तो भाई क्या है ये बायोटेक किसान स्कीम? ये एक फार्मर सेंट्रिक स्कीम है। तो फार्मर सेंट्रिक है तो ऑब्वियसली फॉर फार्मर्स ही होगी, व्हाई दिस लाइन हैज बीन रिटन, व्हिच वाज लॉन्च्ड इन 2017
डेवलप्ड बाय एंड विद फार्मर्स, ठीक है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक पैन इंडिया प्रोग्राम है, हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करता है ये, एंड स्टिमुलेट करता है एंटरप्रेन्योरशिप को और इनोवेशन को इन फार्मर्स एंड एम्पावर्स द विमेन फार्मर्स, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को स्टिमुलेट करता है फार्मर्स में और विमेन फार्मर्स को खास कर एम्पावर कर रहा है। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि क्या इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट है मेंशन्ड है जो विमेन फार्मर्स की तरफ भी पॉइंट आउट कर रहा है अलग से स्पेसिफिकली, तो यस, इट हैज बीन मेंशन्ड। साथ ही साथ बायोटेक किसान हब्स जो हैं दे हैव established कवरिंग ऑल 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन। आई होप यू अंडरस्टैंड द हब एंड स्पोक मॉडल। जैसे कि साइकिल का पहिया होता है, जो बीच में होता है वो हब होता है, उससे स्पोक्स जुड़े होते हैं, वो रिम्स जो जुड़ी होती हैं, उसी की वजह से वो मूव कर पाता है, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ एक बीच का सेंटर हब होगा। तो ऐसे 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स जो हैं इंडिया के, वहाँ पे इन हब्स ने कवर किया हुआ है, एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनको भी कवर किया हुआ है। फिर इनके सहारे स्पोक्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो दिस इज हब एंड स्पोक मॉडल। इस मॉडल पे ही ये बायोटेक किसान हब जो है ये काम कर रहा है। एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो ये इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स एंड विच इज़ यूज टू इम्प्रूव प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैं अपने जैसे कि बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, आई एम श्योर आप सब ने ये सुना होगा ये वर्ड। तो ये किस मॉडल पे काम करते हैं? ये एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी के मॉडल पे काम करते हैं, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पे काम करते हैं। तो एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी एक कलेक्शन है किसका? साइंटिफिक टेक्निक्स का, जो कि प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इम्प्रूव करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, लुक जो हम बात कर रहे थे वो यहाँ आ गया। जीएमओज जो हैं, दीज आर बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंजाई एंड एनिमल्स whose genes have been altered। तो इनकी जीन्स को ऑल्टर किया जाता है मैनिपुलेशन के द्वारा। जैसे कि कोई एक फॉर एग्जाम्पल कॉटन है, कॉटन में हर बार कीड़ा लग जाता था, तो अब उसकी जीन में ऑल्टरेशन किया गया कि उस कीड़े के प्रति वो रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो जो नया कॉटन बना उसका नाम रखा गया बीटी कॉटन, है ना। बैसिलस thuringiensis का यूज किया गया था और उसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया गया, ठीक है। तो इसी तरीके से चेंजेस किए जा सकते हैं, दीज आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, इनके माध्यम से। फाइन, सो दिस इज अबाउट बायोटेक किसान स्कीम। Now the third news here is about 3D printed Dhawan 2 engine. Private space vehicle company Skyroot Aerospace on April 4, 2023 test fired its 3D printed Dhawan 2 engine for a duration of 200 seconds. तो 200 सेकंड के लिए इसको टेस्ट फायर किया गया था। इंजन को डेवलप किया गया है बाय द कंपनी फॉर इट्स हैवियर व्हीकल विक्रम 2। एंड धवन 2 एंड्योरेंस टेस्ट जो था वो कंडक्ट किया गया था सोलर इंडस्ट्रीज में, propulsion test facility in Nagpur, using an indigenously constructed mobile cryogenic engine test pad. इससे पहले नवंबर 2022 में स्काईरूट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट डेवलप्ड रॉकेट विक्रम एस। तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट जो कि विक्रम एस है, इसको किसने लॉन्च किया था? तो इसको लॉन्च किया गया था स्काईरूट कंपनी के द्वारा। और अभी जो रिसेंटली जो टेस्ट हुआ है, प्राइवेट स्पेस व्हीकल कंपनी स्काईरूट स्पेस ने ही इसको टेस्ट फायर किया है। फाइन, धवन 2 की बात करें तो धवन एक क्रायोजेनिक इंजन सीरीज है स्काईरूट का, एंड इट इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ सतीश धवन, जो कि एक एमिनेंट इंडियन रॉकेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया था इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम। धवन 2 जो है वो स्काईरूट का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड फुली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1, सॉरी, धवन 2 जो है वो बनाया गया है, जो स्काईरूट ने सबसे पहला अपना क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1 बनाया गया था, उसी के आधार पे इसको बनाया गया है, जिसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया था 2021 में। ये कम्प्लीटली इंडिजिनस है, सुपर एलॉय यूज किया है, 3D प्रिंटिंग इंजन,
which reduce the manufacturing time by 95%. और ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस को यूज करेगा और लिक्विड ऑक्सीजन को एज प्रोपेलेंट यूज करेगा। ठीक है, तो ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहली चीज तो ये फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको एलएनजी को यूज करेगा और लिक्विड ऑक्सीजन को ये यूज करेगा प्रोपेलेंट के तौर पे। ठीक है, एंड कंप्लीटली इंडिजिनस है ये, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये क्रायोजेनिक सीरीज का है। क्रायोजेनिक सीरीज का इंजन है ये धवन 2। 3D प्रिंटिंग की बात कर लें थोड़ी सी। 3D प्रिंटिंग को हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है कि इट एम्प्लॉयज मटेरियल सच एज प्लास्टिक्स एंड मेटल्स टू टर्न कंप्यूटर एडेड डिजाइन गुड्स इनटू जेन्युइन 3 डायमेंशनल आइटम्स। तो भाई कंप्यूटर एडेड जो सिस्टम पे हम जो 3D आकार जो बनाते हैं उनको जेन्युइनली ये 3D आइटम्स में चेंज करते हैं। एंड इट इज द इनवर्स ऑफ सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। तो सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग का इनवर्स है ये। ठीक है, एडिटिव मतलब आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्टिव मतलब आप कुछ घटा रहे हो, तो उसका इनवर्स है। नेक्स्ट इज इसरोज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल मिशन RLV LEX। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने 2 अप्रैल 2023 को सक्सेसफुली कैरी आउट किया था द लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन RLV-TD प्रोग्राम एट द एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज इन छलक्केर, चित्रदुर्ग, कर्नाटका। Space Agency also said that in the first in the world in a winged body has been carried to an altitude of 4.5 किलोमीटर by helicopter. Oh, so Space Agency ने ये भी बोला है कि that in a first in the world कोई एक winged body जो है it has been carried to an altitude of 4.5 किलोमीटर हेलीकॉप्टर के द्वारा and released for carrying an autonomous landing on a runway। और वहां से फिर उसको रिलीज किया गया था कि आप रनवे पे ऑटोनॉमस लैंडिंग आप करो। ठीक है, तो ये भी अपने आप का अपनी तरह का एक रिकॉर्ड बनाया गया है। Now, what is ISRO's RLV-TD project? According to ISRO, the series of experiments with the winged RLV-TD are part of efforts at developing essential technologies for a fully reusable launch vehicle to enable low-cost access to space. In the future, this vehicle will be scaled up to become the first stage of India's reusable two-stage, two-orbit launch vehicle. तो फ्यूचर में ये जो व्हीकल है उसको स्केल अप किया जाएगा कि ये इंडिया का मतलब ये फर्स्ट स्टेज बन जाए ऑफ इंडियाज रीयूजेबल टू स्टेज टू ऑर्बिट TSTO लॉन्च व्हीकल ये बनाया जा सके। RLV-TD जो है इट विल बी यूज टू डेवलप टेक्नोलॉजीज। क्या क्या ये डेवलप कर पाएगा? हाइपरसोनिक फ्लाइट्स को डेवलप कर पाएगा, ऑटोनॉमस लैंडिंग्स, रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट, पावर्ड क्रूज फ्लाइट, स्क्रैमजेट प्रोपल्शन एक्सपेरिमेंट एक्सेट्रा। तो ये इसके अभी बेसिकली एप्लीकेशंस होंगी। RLV-TD को सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया गया मई 23 2016 में किया गया था श्रीहरिकोटा से, वैलिडेटिंग द क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सच एज ऑटोनॉमस नेविगेशन, गाइडेंस एंड कंट्रोल, रीयूजेबल थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम एंड री एंट्री मिशन मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें उस टाइम पे चेक की गई थी RLV LEX में। तो अभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पहली चीज ये कि इसरो ने इसको लॉन्च किया है, इस एक्सपेरिमेंट को कहाँ से किया है? छलकेर, चित्रदुर्ग, कर्नाटका। आई एम सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एंड इट इज इन चित्रदुर्ग, कर्नाटका। और ये किसका प्रोजेक्ट है? तो इसरो का प्रोजेक्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही हो जाती है। क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस होंगी, कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन होंगी, एंड ये क्या बनाने की इसकी बात हो रही है? टू स्टेज टू ऑर्बिट TSTU लॉन्च व्हीकल, इसको अपग्रेड करने की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज अबाउट स्काई कैनवस प्रोजेक्ट। तो स्काई कैनवस प्रोजेक्ट क्या है? आर्टिफिशियल मीटियर शावर्स। According to a report by The Independent in April 2023, Tokyo-based ALE is set to launch the satellite in 2025, and it hopes to give people all over the world the opportunity to view the world's first live human-made meteor shower.
तो भाई पहली बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी दुनिया में कि लाइव ह्यूमन मेड मीटियर शावर को लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो भाई क्या है प्रोजेक्ट, देखते हैं। तो ये वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल मीटियर शावर प्रोजेक्ट होगा। एम इस प्रोजेक्ट का क्या होगा? टू कलेक्ट द एटमॉस्फेरिक डेटा इन द मीजोस्फीयर। एम क्या होगा कि जो एटमॉस्फेरिक डेटा है मीजोस्फीयर में उसको कलेक्ट किया जा सके इन शावर्स के द्वारा। इस प्रोजेक्ट के अंदर मीटियर रेप्लिकेटिंग पार्टिकल्स को इंस्टॉल किया जाएगा एक सैटेलाइट में 250 माइल्स अप, मतलब 400 किलोमीटर ऊपर, और फिर वहां से उसको एक डेजिग्नेटेड एरिया में छोड़ दिया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। कुल मिला के आप ऐसे समझ लीजिए कि एक गाड़ी में पत्थर भर के ऊपर ले जाया जा रहा है। दैट गाड़ी इज सैटेलाइट एंड द पत्थर्स आर मीटियर्स। और वहां से उसको फिर ऊपर जाके बोलेंगे भाई ये फलाना एरिया है, डेडिकेट एक डेजिग्नेटेड एरिया होगा, वहां से बोलेंगे पत्थर छोड़ दो, तो वहां से गिरेंगे। ठीक है, तो दैट विल बी द शावर। तो ये जो मेटेलिक पार्टिकल्स हैं, these will be spheres with a diameter of 0.4 inches, that is 1 centimeter, and a mass of few grams. और ये जो पी साइज बॉल्स होंगी इनमें सीक्रेट केमिकल फॉर्मूला होगा which will cause them to light up from the friction of re-entry. ठीक है, तो इसमें जो केमिकल फॉर्मूला होगा इसकी वजह से जो फ्रिक्शन होगा उससे ये मतलब अपने आप में एक लाइट प्रोवाइड करेंगे, जलेंगे ये at speeds of up to 5 miles a second. And ALE says that they will travel more slowly and light up for longer than natural shooting stars up to 10 seconds each. तो ये थोड़ा धीमे शावर करेंगे और थोड़ा ज्यादा समय तक इनमें लाइट दिखेगी, वो टूटता हुआ तारा। तो ये ज्यादा देर तक टूटेगा वे। ठीक है, 10 सेकेंड्स ज्यादा मतलब इनमें रहेगा। एंड दे विल बी विजिबल ओवर 125 माइल एरिया, 200 किलोमीटर एरिया तक ये विजिबल रहेंगे। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये हो रहा है स्काई कैनवस प्रोजेक्ट। याद रखिएगा स्काई कैनवस प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, मैं आप इसको कैसे भी जोड़ सकते हैं, दो चार ऑप्शन बहुत ही सिमिलर तरीके के दे दिए जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि मीटियर शावर्स होगी, कहाँ से हो रही है, टोक्यो बेस्ड है भाई, जापान कर रहा है। क्या करेंगे, ये एटमॉस्फेरिक डेटा को कलेक्ट करेंगे इन द मीजोस्फीयर। कैसे जाएंगे, इनको एक सैटेलाइट में इंस्टॉल किया जाएगा, इन मीटियर रेप्लिकेटिंग पार्टिकल्स को जो मीटियर जैसे दिखते होंगे, और वहां से फिर उनको एक डेजिग्नेटेड एरिया पे उनको रिलीज कर दिया जाएगा और ये चमकेंगे। ठीक। नेक्स्ट इज बोट, नॉट योर ईयरफोन और ईयरबड। This boat is brightest of all time, gamma rays. So radiation from the explosion, a gamma ray burst, GRB, which is also known as GRB 221009A, swept over Earth on October 9, 2022. So it saturated gamma ray detectors on multiple space telescope, earning the nickname the boat, short for brightest of all time. ठीक है, तो इन्होंने सैचुरेट कर दिया था इनको। एस्ट्रोनॉमर्स रिकॉर्ड किए थे दैट दीज ब्राइटेस्ट गामा ray radiation which could overturn a long standing theory of GRB jets. अब ये जो GRB था 221009A, इसको डिटेक्ट किया गया था अक्टूबर 2022 में नासा का जो फर्मी गामा रे टेलीस्कोप है उसके द्वारा, नील गेल स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी एंड विंड स्पेसक्राफ्ट के द्वारा। ये जो सिग्नल है ये ओरिजिनेट हुआ था फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द कॉन्स्टलेशन सेजिटा एंड इट टुक अप्रोक्सीमेटली 1.9 बिलियन ईयर्स टू रीच अर्थ। जो 1.9 बिलियन ईयर्स इनको लगे थे अर्थ तक पहुंचने में, जो डिटेक्ट किया गया था। एंड दिस 5 मिनट लॉन्ग रेडिएशन पल्स, ये ब्राइटेस्ट जीआरबी था एवर अभी तक का, एंड नियरली 70 टाइम्स ब्राइटर देन एनी अदर इरप्शन एवर ऑब्जर्व्ड। ठीक है, so this is about GRB. Next is global hub for green ship, global hub for green ship building by 2030. So, with an aim to make India a global hub for building green ships, the Ministry of Ports, Shipping and Waterways on March 22, 23 launched Green Tug Transition Program (GTTP). It will convert all the tugboats working in the country into green hybrid tugs running on non-fossil fuel like methanol, ammonia and hydrogen. तो ये जितने भी टग बोट्स होंगे उसको कन्वर्ट करेगा, जो कि काम कर रहे होंगे इन द कंट्री, इनटू ग्रीन हाइब्रिड टग्स में इनको चेंज कर देगा। और दे विल बी रनिंग ऑन नॉन फॉसिल फ्यूल, नॉन फॉसिल फ्यूल पे रन करेंगे जैसे कि मेथनॉल, अमोनिया, हाइड्रोजन। एंड द टारगेट
is to have the initial green tux working in all major ports by 2025. टारगेट क्या है कि to have the initial green tux working in all major ports, तो भाई सारे ही major ports में ये एटलीस्ट स्टार्ट करना कर दें काम 2025 तक, एंड 50% ऑफ द ऑल टक्स कन्वर्टेड इनटू ग्रीन टक्स इन अप टू 2030। तो 2030 तक कम से कम 50% टक्स को ग्रीन टक्स में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है। कंट्रीज फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग is the result of collaboration between the Ministry of Port, Shipping and Waterways, Government of India, and TERI, the Energy Research and Resource Institute. तो इसमें जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो तो काम करेगा नोडल एंटाइटी के तौर पे फॉर द ग्लोबल हब फॉर बिल्डिंग ग्रीन शिप्स बाय 2030। ठीक। सो दिस इज ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप बिल्डिंग बाय 2030। Next is National Rabies Control Program NRCP. Central government in April 2023 launched the National Rabies Control Program NRCP for the prevention and control of rabies. As per the information received from National Center for Disease Control (NCDC), Ministry of Health and Family Welfare, the strategies of National uh, Rabies Control Program are as follows. तो जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है फ्रॉम नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के द्वारा, तो उसके आधार पे क्या क्या इन्होंने कुछ स्ट्रैटेजीज बताई हैं। पहला है प्रोविजन ऑफ रेबीज वैक्सीन एंड रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन थ्रू नेशनल फ्री ड्रग इनिशिएटिव। नेशनल फ्री ड्रग इनिशिएटिव के माध्यम से ये होगा। दूसरा है ट्रेनिंग ऑन एप्रोप्रिएट एनिमल बाइट मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ रेबीज, सर्विलेंस एंड इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। ठीक है। तो भाई एप्रोप्रिएट एनिमल बाइट होनी चाहिए, देखना पड़ेगा कैसे बाइट कर रहा है वो मैनेज करना पड़ेगा। पहले इट मीन्स कि रिक्वायरमेंट होगी कि पहले एनिमल को ट्रेन किया जाएगा। दूसरा है ट्रेनिंग ऑन स्ट्रेंथनिंग सर्विलेंस ऑफ एनिमल बाइट्स एंड रेबीज डेथ्स रिपोर्टिंग। थर्ड इज क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट रेबीज प्रिवेंशन एंड सॉरी ये फोर्थ है। तो पहला था प्रोविजन ऑफ रेबीज वैक्सीन एंड रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन थ्रू नेशनल फ्री ड्रग इनिशिएटिव, तो उसके आधार पे आप इनको वैक्सीन दिया जाए। दूसरा ट्रेनिंग दी जाए कि भाई अप्रोप्रिएट एनिमल बाइट मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कैसे प्रिवेंट कंट्रोल किया जाए। तीसरा है कि सर्विलेंस को कैसे बढ़ाया जा सके, और चौथा है अवेयरनेस बढ़ाना अबाउट रेबीज प्रिवेंशन। द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया has also requested the concerned authorities to take appropriate action and to effectively implement the Animal Birth Control Rules 2023 to control the dog population. ठीक है। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उन्होंने रिक्वेस्ट किया हुआ है कंसर्न अथॉरिटीज से कि भाई आप अप्रोप्रिएट एक्शन लें एंड इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 को, जिससे कि डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया है नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन प्रोग्राम NAPRE। ठीक है। नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन, डॉग मीडिएटेड फ्रॉम इंडिया बाय 2030। तो भाई ये खत्म करना है ना। रेबीज से रिलेटेड जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया है, तो इंडिया से रेबीज को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। कब तक? बाय 2030। ओके। नेक्स्ट इज भारत 6G प्रोजेक्ट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च 2023 को इंडिया का 6G मिशन को अनवील किया है। कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कीजिए कि 22 मार्च को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं। Which important day is celebrated on 22nd of March? So, the mission visualizes a focused initiative for the next generation technology in India and the official 6G test bed project to allow the research on new network technology. तो भाई 6G का टेस्टिंग होगी। India's 6G project will be implemented in 2 phases. 2 phases में इंडिया का 6G प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा। पहला फेज इंप्लीमेंट होगा 2023 से 2025 तक और दूसरा फेज इंप्लीमेंट होगा 2025 से 2030 तक। Government has also appointed an apex council to oversee the project and focus on issues
जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम फॉर 6G यूसेज, इकोसिस्टम क्रिएट करना डिवाइसेस के लिए, फिगर आउट करना फाइनेंसेस, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, अमंग अदर थिंग्स। देन द की फोकस ऑफ काउंसिल विल बी ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे कि टेराहर्ट्ज कम्युनिकेशन, रेडियो इंटरफेसेस, टेक्टाइल इंटरनेट, artificial intelligence for connected intelligence, new encoding methods and waveform chipsets for 6G devices। तो भाई 6G जब आएगा तो कुछ चेंजेस भी आएंगे, जैसे टेराहर्ट्ज कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इस पे फोकस किया जाएगा। बाकी तो चल रहे हैं उनको अपग्रेड करेंगे ही, बट इस पे भी फोकस होगा। एंड एज पर द विजन डॉक्यूमेंट, 6G यूज केसेस विल इंक्लूड रिमोट कंट्रोल फैक्ट्रीज। ठीक है, तो विजन डॉक्यूमेंट क्या है इनका फ्यूचर का, कि भाई जो 6G यूज केसेस हैं, ये इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें रिमोट कंट्रोल फैक्ट्रीज आ जाएंगी जिनको आप बाहर से बैठ के कंट्रोल कर सकते हो। कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेटिंग सेल्फ ड्रिवन कार्स, स्मार्ट वेरेबल्स जो कि इनपुट्स लेंगे डायरेक्टली फ्रॉम सेंसेस। आर यू गेटिंग द पॉइंट ऑफ दिस 6G? ये आपके एल्गोरिथम को रीड करेंगे, आप सोचोगे और वो वेरिएबल्स जो हैं वो इनपुट ले लेंगे। भाई अब सोचना भी मुश्किल हो गया है ना? तो कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा अपनी आजादी को इनके हाथों में मत दीजिए, और जो चीज अवॉइड हो सकती है उसको अवॉइड कीजिए। सो एल्गोरिथम इज गेटिंग टफ डे बाय डे, इट इज गेटिंग वेरी टफ। आप अपनी पूरी आजादी इनके हाथ में दे रहे हैं। सो दिस एल्गोरिथम इज गेटिंग टफ, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट 6G। अभी ये लॉन्च होगा 2023 से 25 तक चलेगा, और 25 से 30 तक जाएगा सेकेंड फेज। नेक्स्ट इज LVM3 और LVM3 M3 OneWeb India 2 mission. So according to ISRO, LVM3 M3 OneWeb India 2 mission, this was accomplished successfully on March 26, 2023. Vehicle took off with a total payload of 5,805 kg from Sriharikota, and the vehicle performed a sophisticated maneuver to orient in orthogonal directions and inject the satellite into precise orbits with defined time gaps to avoid the collision of satellites। ठीक है, तो ये जो व्हीकल थी इसको सोफेस्टिकेटेड मैनेवर करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए बोला गया, एंड प्रिसाइज ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स को डाला गया, डिफाइंड टाइम गैप्स पे डाला गया, जिससे कि कोलिजन के चांसेस बिल्कुल ही मिनिमाइज हो जाएं। एंड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, द साइन बिटवीन इसरोज कमर्शियल आर्म दैट इज NSIL, जो हमने अभी पहले भी पढ़ा था, एंड OneWeb, a total of 72 satellites are set to be launched। तो दो फेजेस में 72 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा। जो फर्स्ट फेज है उसमें इंक्लूडेड होंगी 36 सैटेलाइट्स, एंड जो कि लॉन्च की जा चुकी है अक्टूबर 23 2022 को, और दूसरे फेज में बाकी जो बची हुई सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च की जाएंगी। वन वेब कॉन्स्टलेशन की बात करें तो वन वेब कॉन्स्टलेशन ऑपरेट्स इन अ LEO पोलर ऑर्बिट। सैटेलाइट्स को अरेंज किया गया है 12 रिंग्स में, ऑर्बिटल प्लेन्स बोलते हैं इनको, विद 49 सैटेलाइट्स इन ईच प्लेन। तो हर प्लेन में 49 सैटेलाइट्स हैं। ऑर्बिटल प्लेन्स आर इंक्लाइंड टू बी नियर पोलर, and these orbital planes are 1200 kilometers above from the Earth. Each satellite completes a full trip around the Earth every 109 minutes। ठीक है, तो जो ऑर्बिटल प्लेन्स हैं वो 1200 किलोमीटर ऊपर हैं अर्थ के, और हर सैटेलाइट जो है वो एक पूरा ट्रिप कंप्लीट करेगी एवरी 109 मिनट्स में, 109 मिनट। ISRO has renamed GSLV Mark 3 as Launch Vehicle Mark 3, and a GSLV for the geostationary orbit will continue to be called so। LVM3 will go everywhere, GEO, medium earth orbit, LEO, and missions to the moon and Mars। फाइन, तो ये बात हुई हमारे वन वेब कॉन्स्टलेशन की, कि वन वेब कॉन्स्टलेशन क्या है, वन वेब इंडिया क्या है। नेक्स्ट इज ICAR develops wheat that can beat the heat। वाह, प्रोज बन गया। ICAR develops wheat that can beat the heat। So in a major development towards climate smart farming in India,
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, इन्होंने अनाउंस किया है द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू व्हीट variety amenable to carry sowing and escaping the impact of temperature spikes in March. और इस वैरायटी का नाम है HD3385। HD3385। अबाउट IARI एंड ICAR। IARI को पॉपुलरली पूसा इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं। इट इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर ICAR। It works to provide leadership in technology development and policy guidance for vibrant and resilient agriculture, और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ICAR एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एग्रीकल्चर एजुकेशन और रिसर्च को कोऑर्डिनेट करने के लिए, एंड इट रिपोर्ट्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर सर्व्स एज इट्स प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है अभी हमारे, काइंडली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। तो वो जो है वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट IARI एंड ICAR। नाउ नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंजा सब टाइप H3N2। इन्फ्लुएंजा सब टाइप H3N2। तो रिसेंटली इंडिया ने विटनेस किया है कि एक रैपिड स्प्रेड देखने को मिला है इन्फ्लुएंजा सब टाइप H3N2 का कंट्री में, जिसमें से कर्नाटक और हरियाणा जो है वो कंफर्म किया है उन्होंने 1 डेथ ईच फ्रॉम H3N2 इन्फ्लुएंजा, मतलब एक डेथ कर्नाटक से एक डेथ हरियाणा से इसकी कंफर्म हुई है। कॉमन सिम्टम्स इसमें क्या होते हैं, फीवर होता है, कफ, रनी नोज, बॉडी एक, नौशिया, वोमिटिंग एंड डायरिया। सो बहुत ही बेसिक से सिम्टम्स होते हैं इसके। इसको हांगकांग फ्लू भी बोलते हैं ड्यू टू कॉजिंग हांगकांग फ्लू पैंडेमिक ऑफ 1968, वहां पे इससे ऑलरेडी एक पैंडेमिक हो चुका था। इन्फ्लुएंजा वायरसेस जो हैं ये कॉमन कोल्ड से एसोसिएटेड होते हैं। नॉर्मली ये पिग्स में सर्कुलेट करते हैं, इनको वेरिएंट बोलते हैं। normally that normally circulate in pigs are called as variant viruses when they are found in people. Now spread की बात करें तो इन्फेक्शन जो होता है H3N2 का वो mostly been associated with prolonged exposure to pigs। तो आप जब पिग्स के आसपास अपना बहुत ज़्यादा समय बिताते हो तो ये हो सकता है। और लिमिटेड ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होता है इस वायरस का एंड हैज़ बीन डिटेक्टेड, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं होता है, लिमिटेड होता है लेकिन। फाइन, so this is about H3N2। Now the next is IIT Kanpur develops energy efficient system to transport minerals। तो IIT कानपुर ने एक हाइपरलूप टाइप एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम बनाया है जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा कोल को, मिनरल्स को एट यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। क्या है ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको डेवलप किया गया है प्रोफेसर विशाख भट्टाचार्य एंड रिसर्च साइंटिस्ट कन्हैया लाल चौरसिया एंड यशस्वी सिन्हा एट द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग IIT कानपुर। ऑब्वियसली ये नाम नहीं पूछे जाएंगे, बट जिनका योगदान है इस चीज़ को बनाने में उनको ऑनर करने के लिए उनका नाम लेना भी ज़रूरी होता है। बट हाँ, क्वेश्चन की अगर बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये पूछा जाएगा IIT कानपुर। इसको यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शोकेस किया गया था 2023 में। ये कंप्रेस्ड एयर बेस्ड पाइपलाइन सिस्टम पे काम करता है। ये कार्गो बेस्ड हाइपरलूप सिस्टम है और ये 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच सकता है। हाइपरलूप एक प्रपोज्ड हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट दोनों ही इससे हो सकते हैं। SpaceX CEO Elon Musk started building the Hyperloop project. However, he stopped in the middle as the cost of implementation increased exponentially. Fine. So this is about Hyperloop, and IIT कानपुर ने एक सिस्टम डेवलप किया है, एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट द मिनरल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज इसरो लॉन्चेस सेकंड डेवलपमेंटल फ्लाइट SSLV D2। तो इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है सेकंड डेवलपमेंट फ्लाइट ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D2 10 फरवरी 2023 को। इसको लॉन्च किया गया है फ्रॉम लॉन्च पैड एट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से।
पेलोड जो है वो है EOS-07, जेनस 1 एंड आज़ादी सेट 2। की ऑब्जेक्टिव क्या है इस लॉन्च के? द की ऑब्जेक्टिव्स आर demonstration of designed payload capability of SSLV in low Earth orbit (LEO), injection of EOS-07 satellite and two passenger satellites Janus-1 and Azadi Set-2 into 450 km circular orbit। पेलोड की बात करें तो ES-07 ये डेवलप किया गया था इसरो के द्वारा। इसका वेट है 156 kg और ये स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग पेलोड को कैरी करता है एंड ह्यूमिडिटी साउंडर को, एंड इट इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। सो ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। साथ ही साथ जेनस 1 जो है दिस वाज डेवलप्ड बाय यूएसए। इसका वेट जो है वो 10.2 kg था एंड सॉरी एंड इट इज अ डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट जो कि एंटरिस ने डेवलप किया था। ठीक है, सो दिस इज अबाउट जेनस एंड EOS-07। नेक्स्ट इज नासा SpaceX Crew 6 मिशन। नासा SpaceX Crew 6 मिशन। तो नासा along with प्राइवेट स्पेस कंपनी SpaceX इन्होंने सक्सेसफुली अपना Crew 6 मिशन सेंड किया टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब्रॉड द SpaceX स्पेसक्राफ्ट एंडेवर में। मिशन की बात करें तो ये 2 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया। नासा कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा से ही लॉन्च किया गया है। द ऑब्जेक्टिव वाज कंडक्टिंग न्यू साइंटिफिक रिसर्च। Crew 6 will help prepare for human exploration beyond low Earth orbit and benefit life on Earth। ठीक है, तो ये नए साइंटिफिक रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं और ये जो Crew 6 है ये क्या करेगा, ये इट विल हेल्प प्रिपेयर फॉर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट। तो भाई ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए प्रिपेयर करेगा बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट, उससे ऊपर जाना है एंड बेनिफिट द लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, ये इसका बेसिकली Crew 6 मिशन का काम होगा। नेक्स्ट इज रेड टाइड। रेड टाइड रिसेंटली देखा गया ऑन द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा इन यूएसए। रिसेंटली फ्लोरिडा में देखा गया है। कोस्टल वाटर का कलर चेंज हो जाता है रेडिश ब्राउन में। क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ एल्गल ब्लूम। तो जो हार्मफुल रेड टाइड है which has been known to discolor coastal waters and similarly harmful impact on marine life has occurred on the coast of Florida, USA। ठीक है, तो रेड टाइड में क्या होता है, जो हार्मफुल रेड टाइड होती है ये कोस्टल वाटर्स को डिस्कलर भी कर देती है, हार्मफुली मेरीन लाइफ को भी इम्पैक्ट करती है और रेडिश ब्राउन जैसा कलर इसका हो जाता है कभी कभी बिकॉज ऑफ एल्गल ब्लूम। फिर है जॉनजियांग 26 सैटेलाइट। चाइना ने रिज्यूम किया है अपना ऑर्बिटल लॉन्च को विद जॉनजियांग 26 सैटेलाइट मिशन एंड फॉलोइंग अ पॉज फॉर दिस चाइनीज न्यू ईयर। ओके ओके, सो मिशन के बारे में बात करें तो ये फरवरी 2023 में लॉन्च हुआ था। साउथ वेस्ट चाइना से हुआ था। लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के उपयोग से हुआ था ये चाइना का पहला सैटेलाइट है जो कि मोर देन 100 गीगाबिट्स पर सेकेंड प्रोवाइड कर रहा है और इसको डेवलप किया गया है CASC चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। फिर है भार OS सॉफ्टवेयर। भार OS सॉफ्टवेयर तो रिसेंटली एक इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS डेवलप किया गया बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के द्वारा और इसको टेस्ट किया गया यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। क्या है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये डेवलप किया गया है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए। अब जैसे कि जो भी हम अपने फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो दिस इज़ भार OS, मतलब भारत ने इसको बनाया है और IIT मद्रास ने इसको बनाया है और फंड इसको कर रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लॉन्च किया गया है NMICPS के अंदर, नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम।
सो इसके अंदर लॉन्च किया गया। फीचर्स की बात करें तो एक इंडिजिनस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि एंड्रॉयड और आईओएस का है। ये फोकस करेगा ऑन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। एंड भार ओएस जो है वो ऑफर करेगा, इट विल ऑफर नेटिव ओवर द ईयर नोटा। इट इज नॉट दिस इलेक्शन कमीशन वाला नोटा, दिस इज नेटिव ओवर द एयर updates, meaning that security updates and bug fixes um, will be automatically installed rather than users having to check for updates and implementing them on their own। ठीक है, बग फिक्सेस विल बी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि ये जो नेटिव ओवर द नोटा अपडेट है, इसका मतलब ये है कि जो सिक्योरिटी अपडेट और जो बग अगर कभी कभी आ जाते हैं वो जो फिक्स होते हैं वो खुद ही ऑटोमेटिकली इसमें इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट भार ओएस। नेक्स्ट इज जूस स्पेस मिशन ऑफ यूरोप। ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो जूस लॉन्च कर रही है स्पेसक्राफ्ट इन 2023। तो लॉन्च विंडो की बात करें तो अप्रैल में हुई हुई है। लॉन्च लोकेशन की बात करें तो यूरोप, लॉन्च लोकेशन यूरोप स्पेस, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा विज लाइट कम हो गया था। तो लॉन्च लोकेशन की बात करें तो यूरोप स्पेस पोर्ट इन फ्रेंच गुआना। लॉन्च व्हीकल की बात करें एरियन 5 से गया था और डेस्टिनेशन कहाँ है, जुपिटर सिस्टम में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, to make detailed observation of the giant gas planet and its three large ocean bearing moons, Ganymede, Callisto and Europa। तो इनका फोकस है जुपिटर। इसके अलावा ये पहली सैटेलाइट होगी फ्रॉम द अर्थ टू एंटर द ऑर्बिट ऑफ गैनीमीड, और ये अप्रोक्सीमेटली 8 साल लगाएगा क्रूजिंग टू जुपिटर, ड्यूरिंग विच इट विल कंप्लीट फ्लाई बाइज ऑफ वीनस, अर्थ एंड अर्थ मून सिस्टम। ये जुपिटर पहुंचेगा इन जुलाई 2031, 6 months बिफोर एंटरिंग ऑर्बिट अराउंड जुपिटर। जूस जो है वो नॉमिनल साइंस फेज में एंटर करेगा, इट विल बिगिन इट्स नॉर्मल साइंस फेज। जुपिटर और उसके मून की बात करें तो जुपिटर फिफ्थ प्लैनेट है सन से एंड इज बाय फार द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और ये एक जाइंट प्लैनेट है विद 95 मून्स, और इसमें से सबसे ज्यादा चार जो हैं वो सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग हैं, जो कि हैं आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। तो इसमें से आयो को छोड़ देते हैं, बाकी तीन पर ये जो प्रोजेक्ट है ये अपना काम करेगा। यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो पे। गैनीमेड लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का, इवन मरकरी प्लैनेट से भी ये बड़ा है। सो दिस इज अबाउट आवर फर्स्ट वीडियो फ्रॉम साइंस एंड टेक अफेयर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद के कुछ पेजेस कवर करेंगे और थर्ड वीडियो में हम इसको वाइंड अप कर देंगे। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।